हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शिवालिक हिमालय। पिछली की वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और निचली श्रेणी है, क्योंकि जो शिवालिक हिमालय है इसको हिमालय का गिरिपाद बोला जाता है। गिरिपाद का मतलब होता है पैर। तो ये जो शिवालिक श्रेणी है इसको हिमालय के पैर कहा जाता है। गिरिपाद, शिवालिक श्रेणी को गिरिपाद बोलते हैं, हिमालय का गिरिपाद। तो ये जो है ये दक्षिणतम श्रेणी है हिमालय की, क्योंकि उत्तर में तो ट्रांस हिमालय और मध्य में महान हिमालय और हिमाचल हिमालय पड़ता है, और सबसे दक्षिण में जो पड़ता है उसको ही शिवालिक हिमालय बोलते हैं। और ये सबसे किनारे की सबसे पर्वत श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। और ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की तुलना में सबसे नवीन भू रचना है, क्योंकि हिमालय जो हो उसका विस्तार आज भी हो रहा है, क्योंकि हिमालय जो है वो एक युवा पर्वत है और कहा जाता है कि इसका निर्माण अभी भी जारी है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये सबसे पुराना और शुष्क प्रदेश कहा जाता है, और वैसे ही ये शिवालिक हिमालय है ये सबसे नवीन हिमालय बोला जाता है, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी जारी है। तो शिवालिक श्रेणी है जो वो सबसे नवीन भू संरचना है हिमालय की, क्योंकि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। तो ये शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे नवीन हिमालय इसी को बोला जाता है। और इसकी लंबाई जो लगभग है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है, औसतम ऊंचाई इसकी है 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह पर्वत अपेक्षाकृत कम ऊंचाई और असमान भूभाग वाला है, क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है ये अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, जो और भी श्रेणियां हैं उनकी अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला है, क्योंकि यहाँ पे भूभाग पाया जाता है, उपजाऊ ज़मीनें पाई जाती हैं और तराई क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई जो है वो कम मात्रा में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की तुलना में, हिमाचल हिमालय की तुलना में। और इसकी जो भू आकृति है यहाँ पे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू से बना हुआ है, अपसादी चट्टानें हैं, क्योंकि जो इसका जो निर्माण है अभी भी हो रहा है और यहाँ पे अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि इसकी जो चट्टानें है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जिसमें होता है उसको ही अपसादी चट्टानें बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इसका भू आकृति है वहाँ पे कंकड़, पत्थर और बजरी की मात्रा अधिक है, क्योंकि जो हिमालय के जो पहाड़ों से ऊपर से जो नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी बहाकर लेके आती हैं उसका निक्षेपण इसी क्षेत्र में होता है। नदियों द्वारा जो भी अवसाद अपने साथ बहाकर लेके आती हैं उनका निक्षेपण इसी तराई क्षेत्र में होता है। और ये जो शिवालिक श्रेणी है इसी में ही तराई घाटी पाई जाती है, या इसी को ही तराई क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का भराव अधिक रहता है। कंकड़, पत्थर, बजरी और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो निक्षेप अपना अवसादों का निक्षेपण इसी क्षेत्र में करती हैं। तो इसलिए इसको तराई क्षेत्र भी बोलते हैं। शिवालिक का जो क्षेत्र है उसको तराई क्षेत्र भी बोलते हैं। और यहाँ भूकंप और भूस्खलन की संभावना भी अधिक रहती है। और तराई और दून घाटियाँ यहीं मिलती हैं, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पानी का भराव रहता है। और तराई क्षेत्र की होने की वजह से ही ये अधिक ज़्यादा उपजाऊ भी है, क्योंकि तराई यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो अपने साथ जो भी अवसाद लेके आती हैं उनका निक्षेपण इस क्षेत्र में होता है। तो इस वजह से यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और पानी की अधिकता की वजह से यहाँ पे जो पानी वाली फसलें हैं वो आसानी से होती हैं। जैसे यहाँ पे गन्ने की खेती अधिक होती है और धान की खेती अधिक होती है। तो ये तराई जो क्षेत्र है, शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे गन्ने और धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता अधिक मात्रा में होती है इस वजह से। और जैसे यहाँ पे और पर्यटन स्थल जैसे देहरादून और पटलीतून और हरिद्वार वगैरह जो है वो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, शिवालिक श्रेणी में ही। और यहाँ पे जो जलवायु और वनस्पति हैं, यहाँ घने वन व उपजाऊ भूमि पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि जो यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि जो नदियों का निक्षेपण जो होता है वो उसी क्षेत्र में होता है।
तो नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं वो इसी क्षेत्र में जमाव के कारण वो भूमि उपजाऊ, क्योंकि जो भूमि की जो नई परत का निर्माण होता रहता है तो वो और ज़्यादा उपजाऊ होती जाती है। तो ये उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बसाव है, जनसंख्या का बसाव है, वह अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि जहाँ पे उत्पादन के साधन होते हैं, खाद्यान्न के जहाँ पे साधन होते हैं, वहाँ पर ही जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे कि उपजाऊ भूमि है और पानी की भी उपलब्धता है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक मात्रा में है। और तराई क्षेत्र वर्षा अधिक होती है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है और पानी भी कम ऊंचाई पे ही रहता है और मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ चावल, गन्ना, गेहूँ और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गन्ने के लिए भी पानी की अधिकता चाहिए और धान के लिए भी पानी की अधिकता चाहिए होती है। तो इसलिए ये धान और गन्ने के लिए अधिक उपजाऊ भूमि है, क्षेत्र है ये। और इसका महत्व जैसे कृषि के लिए है, क्योंकि तराई और दून घाटियाँ कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तराई क्षेत्र में सबसे अच्छी मात्रा में कृषि होती है, क्योंकि वहाँ किसानों को पानी की दिक्कत नहीं होती है और उपजाऊ जैसे किसी तरह का कोई उर्वरक नहीं डालना पड़ता है, तो खेती अच्छी मात्रा में अच्छी पैदावार होती है। और बसावट भी यहाँ पे, क्योंकि उपजाऊ भूमि होने के कारण जनसंख्या की घनी आबादी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और वैसे भी जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती है और खेती की जो उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे ही जनसंख्या का बसाव ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। वन संसाधन, यहाँ पे वनों की अधिकता होने के कारण जैसे लकड़ी है, बांस है और ईंधन के लिए भी यहाँ पे लकड़ी है, कोयला है, ये सारी जो ईंधन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पे हरिद्वार और देहरादून जैसे क्षेत्र यहीं पे इसी सब शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं। और विशेष बिंदु ये हिमालय की सबसे नई और अस्थिर पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसी श्रेणी का निर्माण अभी भी जारी है, इसीलिए इसको अस्थिर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, क्योंकि ये अभी भी स्थिर नहीं है अपनी जगह, इसका निर्माण अभी भी जारी है। और यहाँ पर नदियों का निक्षेपण होता है, क्योंकि नदियाँ पहाड़ों से जो ऊंचाई से जो अपने साथ कंकड़ पत्थर बजी लाती है, उनका निक्षेपण यहीं पे करती हैं। तो और इसे वाया हिमालय भी कहा इसलिए कहते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय के सबसे लास्ट दक्षिण की तरफ जो श्रेणी पड़ती है उसी को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। दक्षिणतम होने के कारण इसको वाया हिमालय बोला जाता है। और शिवालिक हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 600 से लेके 1500 मीटर है। इसमें तराई और दून घाटियाँ पाई जाती हैं। ये भी ऐसे इम्पोर्टेंट है कि तराई और दून घाटियाँ किस हिमालय में पड़ती हैं, या जैसे जो वाया हिमालय किसको बोला जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि वाया हिमालय शिवालिक हिमालय को ही बोला जाता है, और तराई और दून घाटियाँ किस हिमालय में पड़ती हैं, तो शिवालिक हिमालय में पड़ती हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो कृषि और बसावट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये शिवालिक श्रेणी का जो इम्पोर्टेंस है वो भी कृषि और बसावट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता और कृषि के लिए उपजाऊ भूमि और ईंधन के लिए वनों की उपलब्धता है, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।